मेरा नाम भू तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो अनरूली हो जाते हैं, डिसिप्लिन भूल जाते हैं, अनुशासन भूल जाते हैं। तो उनको पीटा नहीं जाता, उनको समझाने की कोशिश होती है। और जब समझाना है तो थोड़ी बात उनकी खुशी के भी करनी पड़ती है। उनको खेलने के लिए मुभा दी जाती है। थोड़ा खेलो, थोड़ी मस्ती करो। उनको खिलौना भी दिया जाता है। तो कभी कभी राजनीति में जो बच्चे हैं उनको भी खेलने के लिए कुछ खिलौना देना पड़ता है। मुझे लगता है पिछले एक महीने से महाराष्ट्र में जो एक अजीब राजनीति चल रही थी, एक दो महीने से चल रही थी, कि दो ठाकरे बंधु एक साथ आएंगे। क्यों आएंगे, कैसे आएंगे? बीएमसी कॉरपोरेशन चुनाव के लिए या स्थानीय इकाई चुनाव के लिए इकट्ठा आ जाएंगे और एक साथ आ जाएंगे तो महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक चमत्कार वगैरह बनेगा, ये बोला जाता था। और उसमें अचानक एक मोड़ आ गया। एक मोड़ ऐसा आ गया कि एकनाथ शिंदे हो या देवेंद्र फडणवीस हो, जो लोग उद्धव ठाकरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, उनके साथ कोई बोले तो उद्धव ठाकरे डायरेक्टली उसको अपना दुश्मन मानने लगते। तो ऐसे एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस के साथ अगर राज ठाकरे बात करेंगे तो उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं है और इसलिए दो बंधु एक साथ नहीं आ सकते। इस पर भी चर्चा हो रही थी। फिर अचानक से एक मामला सामने आ गया। वो अचानक नहीं आया, पुराना मामला है, लेकिन वो कुरेद कुरेद कर निकाला गया कि भाई महाराष्ट्र में हिंदी की सख्ती क्यों? एकदम जो स्कूल के बच्चे हैं वहां से लेकर हिंदी की सख्ती करने की क्या जरूरत है, ये मामला उठाया गया। और जोर शोर से देखो, जो सरकार है एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की, वो तो महाराष्ट्र की दुश्मन है। ये मराठी की दुश्मन है। और महाराष्ट्र की भाषा अगर मराठी है तो उसमें पढ़ने वाले बच्चों को मराठी की सख्ती करने के बजाय अगर हिंदी की सख्ती की जाए तो महाराष्ट्र से दुश्मनी ही शुरू हो गई है। और करने वाला कौन है? तो महाराष्ट्र की सरकार ही है। तो जो सरकार महाराष्ट्र में बड़ी ताकत से, बड़ी बहुमत से बनी है, वो महाराष्ट्र की दुश्मन है। ये तो पिछले 6 महीने से बोला जा रहा है। लेकिन उसमें और एक बात लाई गई कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, मराठियों को मुंबई से हटाने के लिए, मुंबई को ही महाराष्ट्र से तोड़ने के लिए ये सब चल रहा है। अच्छा, ये आज की बात नहीं है, ये 60 65 70 साल पुरानी बात है, जब महाराष्ट्र नाम का राज्य भी नहीं था। आजादी के आंदोलन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव किया था, जब देश को आजादी मिलेगी तो हर भाषा का एक अलग अलग राज्य होगा, भाषावार प्रांत की रचना होगी, प्रदेश भाषावार हो गए, हिंदी की भाषा अलग, मराठी अलग, तमिल अलग, कानड़ी अलग, उड़िया अलग, बंगाली अलग। ये तो हो गया। लेकिन महाराष्ट्र में जो मराठी का राज्य होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। इसके बदले गुजरात और मुंबई से सटा हुआ इलाका लेकर एक मुंबई राज्य बनाया गया, जिसको द्विभाषिक कहा गया। उसमें गुजरात भी था और महाराष्ट्र भी था, लेकिन आधा महाराष्ट्र था, मराठवाड़ा विदर्भ वगैरह नहीं था। तो उस वक्त से लेकर आज तक गुजरात के लोग मुंबई ग्रैब करना चाहते, मुंबई पर कब्जा करना चाहते। ये पिछले 60 70 साल से चल रहा झगड़ा है। और बिल्कुल वही बात आज तक चलती रही है। मराठी माणूस जो होता है उसकी मराठी अस्मिता चेता कर उसको संघर्ष के लिए उतारना है तो अस्मिता का मामला आगे लाया जाता है। लेकिन एक बात भी साफ है, आंदोलन के बाद महाराष्ट्र राज्य बना और मुंबई उसकी राजधानी बनी। लेकिन मुंबई साथ साथ महाराष्ट्र की राजधानी है, वैसे ही देश की आर्थिक राजधानी भी है।
जैसे दिल्ली राजनीतिक राजधानी है, तो देश के आर्थिक कारोबार की केंद्र स्थान मुंबई है, और इसलिए मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है। तो अपने आप देश भर के लोग अगर कोई बिजनेस करना है, कारोबार करना है, तो मुंबई आ जाते हैं। और मुंबई में मराठी की संख्या हमेशा घटती 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 गई है। लेकिन जब महाराष्ट्र बना, उसके बाद महाराष्ट्र के आंदोलन के लिए बनी हुई जो संयुक्त महाराष्ट्र समिति, कांग्रेस छोड़कर बाकी सारी पार्टियां जो थी वो इकट्ठा होकर उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र समिति बनाई थी, और उसने महाराष्ट्र राज्य के लिए, अलग राज्य के लिए, मराठी भाषा का अलग राज्य हो, इसके लिए एक आंदोलन छेड़ा था। लेकिन जब महाराष्ट्र बना, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सब गठबंधन बनाने वाली पार्टियां अलग होते गई, और फिर से कांग्रेस बलजोर हो गई, तगड़ी हो गई, क्योंकि कांग्रेस को हराने वाली जो ताकत थी वो अलग अलग पार्टियों का एक गठबंधन था, जिसको संयुक्त महाराष्ट्र समिति बोला जाता था। अब एक बात ये भी थी कि उस आंदोलन में बहुत सारे जवान लड़के, मराठी लड़के शामिल हुए थे, वो किसी पार्टी के नहीं थे। हाँ, एक बात है, गठबंधन के नाम पर जो लोग एमएलए एमपी वगैरह बने थे, कारपोरेटर बने थे, उनको लगता था कि ये हमारे पार्टी की ताकत है, लेकिन ताकत पार्टी की नहीं थी। ताकत थी मराठी वोटर की, और वो वोटर मराठी गठबंधन के लिए खड़ा था। अगर आप गठबंधन तोड़कर अपनी अपनी पार्टी की विचारधारा और पॉलिसी लेकर आगे बढ़ोगे, तो वो जो वोटर था वो आपके साथ रहने के लिए राजी नहीं था। और दूसरी बात ये हुई कि महाराष्ट्र बनने के बाद मुंबई महाराष्ट्र को मिली, लेकिन मुंबई के कारोबार से लेकर हर क्षेत्र में अमराठी लोगों का वर्चस्व होता था। धंधा तो पहले से ही मराठी लोगों के पास नहीं था, मराठी नौकरी करते थे, मजदूरी करते थे, बिजनेस उनके हाथ में नहीं था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में भी, बैंकों में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग जो उपक्रम है उसमें भी अमराठी लोग थे। तो इससे मराठी यंग लड़के नाराज थे, युवा नाराज थे, लेकिन उनका नेतृत्व करने वाला कोई बचा नहीं था, क्योंकि संयुक्त महाराष्ट्र समिति नाम का जो गठबंधन था वो टूट गया था। अब करें तो क्या करें, लोग नाराज थे। मराठी अस्मिता की लड़ाई आगे लेकर मराठी पर, मुंबई पर मराठी का सिक्का दिखना, छाप दिखना मराठी युवाओं को जरूरी लगता था। लेकिन उनका लीडर कोई नहीं था, लीडरशिप करने वाली कोई पार्टी नहीं थी, क्योंकि संयुक्त समिति बनाने वाली पार्टियां अलग अलग हो चुकी थी। जनसंघ था, कम्युनिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, रिपब्लिकन पार्टी थी, छोटे मोटे बहुत शेतकरी कामगार पार्टी थी, ये अलग अलग हो गए थे। तो उस वक्त बाला साहब ठाकरे अपना एक कार्टून वीकली चलाते थे जिसका नाम मार्मिक था। उन्होंने ये मुद्दा उठाया। बाला साहब के पिताजी थे जो संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में एक अध्वर्यु हुआ करते थे। बाप बेटे ने मिलकर मराठी अस्मिता का ऐसा अग्नि चेताया कि उससे एक संगठन खड़ा हुआ, जिसको लोग शिवसेना करके आज पहचानते हैं, 50-60 साल से पहचानते। लेकिन एक बात यह है कि कितना भी हो, मुंबई पर मराठी का छाप कायम रहा है। हाँ, एक बात है, शुरू में जो संयुक्त महाराष्ट्र की पार्टियां थी वो मराठी का सिक्का चलाती थी, और 90 के बाद शिवसेना भी पॉलिटिकल पार्टी बन गई, और आहिस्ते आहिस्ते शिवसेना भी मराठी अस्मिता एक चुनावी सिक्का बनाकर चलाने लगी। और इसलिए मराठी अस्मिता आज भी जागृत है, लेकिन वो शिवसेना के साथ नहीं रही है, क्योंकि जब चुनाव आता है, जरूरी होता है, तब उद्धव ठाकरे हो
या ये लोग मराठी की बात निकालते और बाद में भूल जाते हैं। तो इसलिए जब अचानक हिंदी की शक्ति का मामला आ गया तो मराठी अस्मिता एक सिक्का बनाने की कोशिश शुरू हो गई। अब इसमें राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, अलग थलग कैसे रह सकते हैं? आपको याद दिला दूं कि 2005 में जब शिवसेना अखंड थी, जिसमें एकनाथ शिंदे थे, राज ठाकरे थे, उद्धव ठाकरे थे, तब उद्धव और राज में झगड़ा हो गया। उद्धव अकेले ही शिवसेना ग्रैब करना चाहते थे और चाचा, उनके पिताजी उनको रोक नहीं पाए। तो फ्रस्ट्रेट होकर, निराश होकर राज ठाकरे शिवसेना से अलग हो गए। उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना की। तो यहां से शिवसेना में दो फाड़ हो गए, एक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मन से और दूसरी शिवसेना। दोनों की आइडिया एक ही थी, दोनों की विचारधारा एक ही थी, मराठी अस्मिता, लेकिन अलग अलग हो गए। 2022 में जो अखंड शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास थी, वो इस ढंग से चलाते थे कि मानो उन्होंने ही स्थापना की है और जो उनके साथी है वो उनके गुलाम है। और इसी कारण से शिवसेना में एक नाराजगी फैल गई। उद्धव ठाकरे अपने पर्सनल हेतु के लिए, मतलब के लिए शिवसेना और कार्यकर्ताओं को साफ साफ नुकसान कर देते हैं। ये जो भावना फैली, उससे 2022 में शिवसेना में फिर से दो टुकड़े हो गए। एक बड़ा हिस्सा एकनाथ शिंदे के साथ चला गया और जो पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना है उसका नाम और निशान भी एकनाथ शिंदे के साथ चला गया। तो आज ये स्थिति है कि संयुक्त महाराष्ट्र समिति टूटने के बाद जो शिवसेना बनी थी, मराठी अस्मिता के लिए बनी थी, उसके आज तीन टुकड़े हैं। उसमें सबसे ज्यादा ताकतवर एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, जो ओरिजिनली लीगली अधिकृत शिवसेना है, जिसको अपनी ताकत संभालने नहीं आए। तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना 2 नंबर की है, उसकी ताकत घट गई है। और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शिवसेना से ही निकला हुआ एक हिस्सा है, लेकिन वो आज बहुत दुबला है। तो बात यह है कि अब लोकसभा विधानसभा चुनाव 4 साल तो नहीं होने वाले, लेकिन एक बड़ा चुनाव बचा है, वो है बीएमसी का। और महाराष्ट्र में जिला परिषद, तालुका पंचायत, नगर पालिका के चुनाव है। उसमें अगर मुंबई उद्धव ठाकरे हार जाते हैं और बीजेपी जीत जाते हैं तो परमानेंटली उद्धव ठाकरे की राजनीति इररिलेवेंट हो जाएगी, संदर्भहीन हो जाएगी। जो बातें बड़ी 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 करते रहते उसकी हवा निकल जाएगी। और ये पॉसिबिलिटी जब दिख रही है, तब जाके वही उद्धव ठाकरे राज ठाकरे से, अपने चचेरे भाई से हाथ मिलाने के लिए राजी हो गई है। लेकिन क्या होगा, इसकी चर्चा 2 महीने से चल रही है, लेकिन अचानक से इसमें मराठी शक्ति का मामला आ गया। और मुझे लगता है कि आया नहीं, उभरा नहीं, उभारा गया है। जब ये चर्चा शुरू हो गई कि राज ठाकरे ने किसी इंटरव्यू में बता दिया कि भाई महाराष्ट्र के हित के सामने राज और उद्धव के झगड़े बहुत छोटी बात है, हम एक साथ आ सकते हैं। तो उद्धव ने भी उनको थोड़ा रिस्पॉन्ड किया, लेकिन शर्तें डाली, इससे मत मिलो, उससे मत मिलो, और फिर गड़बड़ शुरू हो गई। और अचानक से ये जो मामला आ गया कि मराठी की शक्ति है, उसके खिलाफ दो भाई इकट्ठा हो सकते हैं। और 5 जुलाई को उसका एक मोर्चा निकलने वाला था हिंदी शक्ति के खिलाफ। अचानक से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उसकी हवा निकाल दी, क्योंकि जिसके खिलाफ आज उद्धव ठाकरे ये बड़ा मोर्चा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने चचेरे भाई को साथ लेकर मराठी का बड़ा आंदोलन छेड़ने निकले हैं, वो शक्ति की पॉलिसी, हिंदी शक्ति की पॉलिसी, हिंदी भाषा सम्मिलित करके त्रिभाषा सूत्री की पॉलिसी खुद उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री होते हुए ही
तैयार हुई है। ये जब बात देवेंद्र फडणवीस ने सबके सामने ला दी तो उद्धव ठाकरे की हवा निकल गई। अब एक बात साफ है कि ये बात अगर 2.5 साल 3 साल पुरानी है तो भले उद्धव ठाकरे को याद नहीं होगी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को पक्की याद होगी। जिस पर आंदोलन होने तक का मामला उछल गया, तब तक देवेंद्र फडणवीस चुप रहे और इसके बीच उनकी और राज ठाकरे की मीटिंग तक होती है। तो मुझे लगता है कि ये भाई भाई चचेरे भाई खेल जो चल रहा था, इसके लिए खुद देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे के हाथ में खिलौना थमा दिया और बोले, जा अपने चचेरे भाई से थोड़े समय के लिए इससे खेलना, फिर उस गुब्बारे की हवा मैं निकाल दूंगा। और राज ठाकरे ने बिल्कुल सही ढंग से ये खिलौना अपने बड़े चचेरे भाई के सामने पेश किया और दोनों मोर्चे के लिए निकले। इतने में ये पॉलिसी कहां से आई, इसका बड़ा खुलासा देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। और देवेंद्र फडणवीस ने अगर कर दिया तो उसमें मुंह छुपाने के लिए उद्धव ठाकरे को जगह नहीं बची। आजकल जो पत्रकार उठते बैठते उद्धव ठाकरे की चमचागिरी कर रहे पिछले 5 साल से, ऐसे बहुत सारे पत्रकार भी मुंह की खानी पड़ी इस ढंग से उद्धव की निंदा कर रहे हैं कि तुम पॉलिसी लाते हो, तुम मुख्यमंत्री होते हो, तुमने कमेटी अपॉइंट की और जो एक अहवाल आया, एक रिपोर्ट आया, वो आपने पढ़ा तक नहीं। आप कैसे मुख्यमंत्री थे? आपने जो पॉलिसी बनाई, आपने जो कारोबार किया, वो क्या किया इसका तक आपको पता नहीं है। ऐसी निंदा आज उद्धव ठाकरे की सराहना करने वाले पत्रकार भी उद्धव की निंदा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी आसान बात नहीं है। जिस ढंग से दो चचेरे भाइयों को साथ लाने की कोशिश हो गई, उनके हाथ में मराठी अस्मिता, मराठी शक्ति का, हिंदी शक्ति का एक खिलौना थमाया गया, ये बात अपने आप नहीं हुई, गलत फहमी से नहीं हुई, यारदाश्त खोने से नहीं हुई, ये जानबूझकर खेला हुआ खेल है। जिस ढंग से राज ठाकरे ने ऑफर दे दी, उद्धव ठाकरे ने ऑफर का स्वीकार किया, 5 जुलाई को मोर्चा तक तय हो गया और अचानक से जिस पॉलिसी के खिलाफ, जिस शक्ति के खिलाफ ये आंदोलन होने जा रहा है, ये तो पॉलिसी उद्धव ठाकरे की है। ये जो सामने लाया गया, ये सामने लाने के लिए ही बाकी का खेल हुआ और उस खेल के लिए राज ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस ने ही आगे किया, ऐसा मुझे लगता है। हमारे घर में बच्चे होते हैं ना, मैंने शुरू में बोला कि बच्चों को चुपचाप बिठाना है तो उनको कुछ खिलौना देना पड़ता है, उनको थोड़ा अनुशासन तोड़ने के लिए, डिसिप्लिन तोड़ने के लिए, गड़बड़ करने के लिए एक चांस देना पड़ता है कि देखो तुम्हारी भी पेरेंट्स मानते हैं। ये दिखाने के लिए उनको थोड़ा अनुशासन तोड़ने की मुभा देनी पड़ती है, आजादी देनी पड़ती है। उसी को मैं बच्चों को खिलौना देना बोलता हूं। और बिल्कुल यही बात देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी चालाकी से कर दी कि दुबली पतली हो गई है शिवसेना उद्धव की, फिर भी उनको झगड़ना है, संघर्ष करना है, हम बहुत लड़ाकू है, दिखाना है। तो जो लड़ाकू है वो दिखाने के लिए एक अवसर तो देना चाहिए। वो अवसर देने के लिए हिंदी शक्ति का जो ड्रामा और खड़ा किया गया, वो शायद देवेंद्र फडणवीस ने जानबूझकर खड़ा किया हुआ ड्रामा था, जिसकी हवा आखिर में वही निकालने वाले थे और हवा निकाल दी तो मोर्चा रद्द करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। अब बोलेंगे कि देखो हमने आवाज उठाई और सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। तो एक बात होती है कि दिखाने के लिए हार जाना भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आम जनता जानती है कि कौन हारा है या कौन जीता है।
किसमें कितना है दम, ये आम जनता जानती है। लेकिन लड़ने की कोशिश की, लेकिन किसके खिलाफ लड़ रहे थे? अपनी ही पॉलिसी के खिलाफ उद्धव लड़ रहे थे। तो नाचक की हो गई है तो उद्धव की हुई है, उद्धव सरकार की हुई है। उद्धव सरकार के साथ जो कांग्रेस और एनसीपी थी, शरद पवार थे, उनकी भी नाचक की हुई है। क्योंकि उन्होंने जो मुख्यमंत्री बनाया उसको पता तक नहीं कि वो खुद क्या कर रहा था। उसके हाथ में कौन से रिपोर्ट आ रहे थे, कौन से रिपोर्ट उन्होंने पढ़े, कारोबार किया, सरकार चलाई का मतलब क्या है? ठीक है दोस्तों, एक बात है कि मराठी अस्मिता का उद्धव ठाकरे ने एक तरीके से अपने ही मराठी लोगों के सामने एक खिलौना बना के रख दिया। दोस्तों अब यही रुकता हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।